चलें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा डेटा टाइप्स के ऊपर बात की थी और उसके बाद प्रीवियस क्लास के अंदर वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन। ठीक है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर टुडे हमें आज बेसिकली स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। कुछ बेसिक स्ट्रिंग के मेथड्स हैं और फिर कुछ उसके प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर मैं डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो स्ट्रिंग के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि स्ट्रिंग हमारे पास कलेक्शन ऑफ एरे कैरेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनाते हैं। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स और उसमें एक वर्ड भी आ सकता है, 100 वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं दैट अलाउज अस टू ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग। और ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज आई सेड कि पाइथन जो है हमारे पास एआई और डेटा साइंस के अंदर आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। और एआई डेटा साइंस का एक पार्ट ये है कि वी अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन इट, कि इंसान क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है फॉर एग्जांपल, और फिर उसको हम उसकी वर्डिंग के ऊपर हम काम करें। तो उसके लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस को आना बहुत लाजमी है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम बिल्डिंग अ चैटबॉट, जैसे चैट जीपीटी है, तो उसमें हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। जब प्रॉम्प्ट लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो पहला काम वो ये करता है कि हमारी स्ट्रिंग को एनालाइज करता है, जो स्ट्रिंग हमने दी है, और फिर उसको टोकन्स में ब्रेक करता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। आगे की प्रोसेसिंग बात की कहानी है। तो फर्स्ट पार्ट इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार स्ट्रिंग के ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, और फिर कुछ इसमें हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं, वैसे टेक्निकली तो सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो बेसिक आइडिया हम आपको दे देंगे यार ये वो मेथड्स हैं। फिर कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आगे और एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लासेस में होती रहेंगी, तो फिर स्ट्रिंग के वो मेथड्स पॉपअप होते रहेंगे कि यार ये मेथड ये काम कर रहा है, ये मेथड ये काम कर रहा है। जैसे हमने कल क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रिंग या पाइथन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो पाइथन के ऊपर हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि यार उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अभी हमने सिर्फ रैंडम का एक मॉड्यूल यूज किया, नेक्स्ट वीक से हमारे पास और मॉड्यूल्स आना शुरू होंगे कि हम और चीजों को बात करेंगे। फिर मॉड्यूल के हिसाब से उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है ही है हमारे पास। जैसे रैंडम एक क्लास बनी हुई है, एक मॉड्यूल के तौर पे बिहेव कर रहा है, हमने उसके कुछ फंक्शंस यूज किए थे। इसी तरीके से पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जो हमारा काम बजाते खुद बहुत आसान कर देता है। यही वजह है कि हम पाइथन को ना प्रेफर करते हैं कि यार उसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो हमें हमारी जिंदगी बहुत आसान कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग के कुछ ऐसे मेथड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला और बेसिक मोस्ट कॉमनली यूज है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मेथड। हाउ डू वी स्लाइस स्ट्रिंग इनटू वेरियस डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली स्लाइस एक मेथड है जो हमारे पास स्ट्रिंग को तोड़ देता है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। इसको यूज करने का तरीका यह है कि हम सिंपली स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की बी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने कह दिया रुके यार ये बी हमारे पास हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हम एक मेथड यूज करते हैं कि यार बी स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर हम उसमें रेंज बताते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें पता है कि एरे साइन के लिए टेक्निकली यूज होता है जावा के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पे स्ट्रिंग भी उसी तर्ज पे एक एरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि क्योंकि स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे है, कलेक्शन है, इंटरनली एरे के तौर पे समझो हैंडल की जा रही है, तो उसमें हर कैरेक्टर एक 0 1 2 3 इंडेक्स पे गिवन है। क्योंकि हर कैरेक्टर एक 0 1 2 3 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो अब मुझे उस इंडेक्स को सिर्फ प्रोसेस करना है। हेंस एक तरीका हमारे पास ये आ जाता है कि हम उसमें स्टार्टिंग वैल्यू और फिर एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। तो जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हम रेंज दे रहे हैं, इससे हम स्लाइसिंग करते हैं। वेरी सिंपल। सो किसी भी स्ट्रिंग को हमें प्रोसेस करना है, स्ट्रिंग का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिखूंगा तो वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। दो नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 12 लिखा तो 12 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपको रेंज चाहिए, यार एक कैरेक्टर उठा के नहीं लिया, मुझे रेंज दो, स्लाइस करके दो, तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंडिंग इंडेक्स, ये एग्जांपल कल भी किया था, लेकिन कल हमने स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक, अब यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा यार 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 5th इंडेक्स तक जाओ। तो उसने 2 इंडेक्स से स्टार्ट किया और 5th इंडेक्स तक गया। अब रिमेंबर ऑलवेज एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 का मतलब ये कि h हमारे पास 0 इंडेक्स पर होगा, उसके बाद e 1 इंडेक्स पर होगा और l हमारे पास 2 इंडेक्स पर होगा। तो उसने 2 इंडेक्स l से स्टार्ट किया, LLO 5 इंडेक्स तक गया और उसने प्रिंट कर दिया 2 3 4 5। अच्छा, अब जो तीसरा नंबर है ना, सॉरी ये जो लास्ट नंबर है ये वाला 5 वाला, ये 5 वाला हमारे पास कहलाता है एक्सक्लूसिव नंबर।
मींस इससे लेस देन 1, एक्सक्लूडिंग दिस नंबर। तो जो स्टार्टिंग नंबर है वहां से शुरू करो और आखिरी जो नंबर हम रेंज का देंगे उससे एक नंबर कम, लेस देन दैट नंबर। तो इसीलिए 2, 3, 4 ये 3 इंडेक्स हमारे पास रिटर्न होंगे, 5वीं इंडेक्स रिटर्न नहीं होगी। ये कॉमन कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं। ठीक है, 5वां जो एंडिंग इंडेक्स नंबर है वो एक्चुअली हमारे पास सिंपली एक्सक्लूडिंग नंबर है, उस तक हमारे पास वैल्यू नहीं जाती। ने कह दिया ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसका एक और एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते ही नहीं, हम कहते हैं 0 से स्टार्ट करो। तो वो ये एग्जांपल हमने कल किया था। यहां पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू ही नहीं दी उसको। हमने कहा यार बी हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने कहा ठीक। फिर हमने इसको कहा इसको स्लाइस करो, लेकिन स्टार्टिंग नंबर अभी हमने इसमें प्रोवाइड ही नहीं किया, डायरेक्ट कॉलन दिया और 5 दे दिया। तो पाइथन बहुत किसी हद तक फ्लेक्सिबल भी, उसने कहा ठीक है अगर आप स्टार्टिंग नंबर नहीं दे रहे हो तो मैं बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर करूंगा और 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके जो आपका नंबर है वहां तक रेंज को ले जाऊंगा। हेंस अब ये क्या कर रहा है, अब ये हमारे पास हेलो एच से स्टार्ट कर रहा है और ओ तक पूरी इंडेक्स रिटर्न कर रहा है हमारे पास। ठीक है, ये एग्जाम्पल कल था। तो कल हमने जब किया था तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कोई नहीं दी। आप 0 लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। स्टैंडर्ड मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है हम 0 जरूर लिखते हैं ताकि जहन में रहे, कोड पढ़ने में आसान रहे कि अच्छा यार ये 0 से लेके 5 तक है, तो एक डिजिट टाइप करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप टाइप नहीं भी कर रहे तो अक्सर एग्जांपल्स में आता है कि हम सिर्फ कॉलन 5 दे दिया, तो समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार कॉलन 5 का क्या मतलब। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो एरे है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो रेंज स्पेसिफाई कर रहा है, स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्लाइसिंग का मतलब ये कि स्ट्रिंग को तोड़ के सब स्ट्रिंग करके लाके देगा हमें इसमें और कोई मेथड या कोई क्लास या कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग भाईजान ने दिया हुआ है। 0 से स्टार्ट होता है कॉलन एंडिंग रेंज, जो स्टार्ट रेंज कॉलन एंडिंग रेंज। स्टार्ट आप 0 भी दे सकते हो, स्टार्ट आप गायब भी कर सकते हो, हेंस वो वहां से उठा के ले जाएगा। यही चीज फिर दूसरे केस के अंदर भी ट्रू है हमारे पास, एंडिंग वाला। तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाईजान स्टार्टिंग इंडेक्स तो 2 है, एंडिंग इंडेक्स हमने दी नहीं, कॉलन लगा के छोड़ दिया, कॉलन लगा के हमने छोड़ दिया कि यार एंडिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो डिफॉल्ट ये उठाएगा टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप एंडिंग नंबर नहीं दे रहे स्लाइसिंग के वक्त स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वही एज्यूम करेगा कि यार क्योंकि आपने एंडिंग नंबर नहीं दिया कोई मसला नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको टू द लास्ट कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग तस्वर करेगा। हेंस वो स्टार्ट करता है LLO से अप टिल द लास्ट कैरेक्टर हमारे पास चला गया। ठीक, ये हमारे पास एक सिंपल स्लाइसिंग का अप्रोच कहलाती है। ये बात समझ में आई? ठीक, इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट आया था जिसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग। अब नेगेटिव स्लाइसिंग क्या है? वी बेसिकली यूज नेगेटिव नंबर्स टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाओ, हमारे पास अगेन सेम वही बी हेलो स्ट्रिंग आ गई, हमने कहा ठीक है हेलो वर्ल्ड आ गया, हमने बी यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, अब की बार मैंने उसमें दे दिया -5 to -2। अब ये कम होता है लेकिन ये चीज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अब -5 का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली 0 तो हमारे पास टेक्निकली पहली इंडेक्स है, तो -5 के पास कहां चला गया? तो वो -5 क्या करेगा? वो बैक से काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, -5 का मतलब ये कि अब तुम एक्चुअली उल्टी गिनती शुरू करो, तो आखिरी कैरेक्टर से उठाओ, वो पहला, वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऑटोमेटिकली 0 के बाद वो वापस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग चला जाता है। कभी कभी ये चीज भी हमारे पास काम में आ जाती है। कैसे काम में आती है? फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल एड्रेस से आखिरी डोमेन एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई ने .com लगाया है कि .edu लगाया है। ठीक है, अब मुझे आखिरी के समझो 3 कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे पता करना है कि पीछे से डॉट उसने लगाने के बाद एक्सटेंशन कौन सी लगाई। तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड, यार पता नहीं कितनी बड़ी ईमेल एड्रेस हो, कितने बड़े नाम हो, मुझे पीछे से सिर्फ आखिरी के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो वहां पे हम ये चीज यूज करते हैं। तो वहां पे हमने बैक से लगा दिया। यस, नहीं, वो बेसिकली देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क -1 हुआ, फिर D -2, फिर -3, फिर -4, फिर O -5। तो O जो हुआ एक्चुअली -5 से स्टार्ट हो रहा है और फिर R तक जा रहा है। तो -5, तो ये -5 हुआ, -4 हुआ, -3 हुआ। ठीक है, तो वो -3 तक जा रहा है। अगेन -2 एक्सक्लूडिंग नंबर है, एंडिंग नंबर जो है हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है, तो उससे एक कम तम आया। तो -5, -4, -3, 3 कैरेक्टर उसने रिटर्न किया।
ठीक है, बस। तो ये एज अ सेट इज क्वाइट यूजफुल। फॉर एग्जांपल, आपने कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हो तो आपको आता है कि इज दिस योर क्रेडिट कार्ड नंबर, तो हमेशा आखिरी के 4 डिजिट्स आपको शो करता है, शुरू के स्टेरिक कर देता है। इट ऑलवेज फाइंड्स लास्ट 4 डिजिट्स। ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। कभी आप ईमेल एड्रेस पे जाते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर हम कहते हैं कि यार लॉग इन विद माई जीमेल आईडी, तो वो कहता है वेरीफाई योर जीमेल आईडी, तो वो पहले 2 कैरेक्टर देता है और आखिरी 2 कैरेक्टर देता है अक्सर औकात ईमेल एड्रेस के, आपका जो डोमेन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जीशान भट्टी लिखा तो जेड स्टेरिक 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 आई दे देता है, यार ये पहला कैरेक्टर है और ये आखिरी कैरेक्टर है, बाकी के सारे उसने हाइड कर दिए। तो वो पहला कैरेक्टर फाइंड करता है और आखिरी कैरेक्टर, अब मेरी स्ट्रिंग पता नहीं कितनी बड़ी हो, किसी ने जीशान लिखा होगा, किसी ने जीशान भट्टी लिखा होगा, किसी ने जीशान 1 2 3 4 किया होगा, तो आखिरी का कैरेक्टर मैं आपके डोमेन में से कैसे निकालूं? तो वहां पे ये माइनस के सिंबल से बड़ी इजीली हम रिवर्स काउंट करके आखिरी के 2 कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं। बात समझ आई? तो इट हैज वेरी ह्यूज प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। सेम गोस फॉर योर फोन नंबर वेरिफिकेशन। अक्सर एप्स में आपको कहता है कि वी आर सेंडिंग यू ओटीपी, ये दिस इज योर फोन नंबर, तो पूरा फोन नंबर डिस्प्ले नहीं करते, आखिरी के 2 डिजिट्स डिस्प्ले किए जाते हैं कि इज दिस योर करेक्ट फोन नंबर, यस है तो वही दोबारा टाइप करो या मैं इस पे ईमेल भेज रहा हूं, ताकि अगर कोई दूसरा भी एक्सेस कर रहा है तो उसको पूरा फोन या पूरा ईमेल ना मिले। तो अगेन टू फाइंड द लास्ट, बैक से पीछे से 2 डिजिट्स निकालने के लिए हम नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक, ये चीज बात समझ में आई? चलें, लेट्स डू एन एग्जांपल। इसी तरह पे इसी को स्लाइसिंग को यूज करते हुए एक एग्जांपल कर लेते हैं कि पहला एग्जांपल आ गया हमारे पास कि एक्सट्रैक्ट द फाइल एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स हैं, उसमें से मुझे फाइल नेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। देखा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने फाइल नेम लिया रिपोर्ट फाइनल डॉट पीडीएफ। फिलहाल मैं स्टैटिक कंसिडर कर रहा हूं, आगे चल के हम फाइल्स को डेटाबेस में से या हार्ड ड्राइव में से कोई फाइल रीड भी कर सकते हैं, वो फाइल ऑपरेशंस पे वैसे बाद में जाएंगे। तो इसीलिए फिलहाल हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में हमने फाइल नेम दे दिया रिपोर्ट अंडरस्कोर फाइनल डॉट पीडीएफ। अब मुझे एक्चुअली इसकी एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि यार ये जो एक्सटेंशन फाइल आ रही है ये कौन सी है। ठीक, फिर हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल नेम एक्सटेंशन यूजिंग सिंपल स्लाइसिंग टेक्निक। तो स्लाइसिंग में हम क्या करेंगे, वही चीज, एक वेरिएबल बना दिया फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक, ये अलग से हमने एक वेरिएबल बना दिया, फिर अपना फाइल नेम ये वाला जो था, इस फाइल नेम को उठाया यहाँ पे और इसको हमने दे दिया -3। वही चीज रिवर्स नेगेटिव स्लाइसिंग, क्योंकि मुझे पीछे से सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। आई एम नॉट कंसर्न कि यार शुरू में क्या दिया हुआ। अच्छा, हम शुरू से भी ऐसे बाय द वे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर अब मुझे गिनना पड़ेगा। अब गिनने के लिए फिर हम दूसरी टेक्निक क्या लगाते हैं कि पहले मुझे इंडेक्स नंबर से एक फाइंड करना होगा कि भाईजान ने डॉट कहां पे लगाया। ठीक है, वो आगे एग्जांपल्स में आ जाएगा। हमें फाइंड करना पड़ेगा यार यूजर ने डॉट कहां लगाया, तो डॉट के बाद उसने 3 कैरेक्टर कौन से यूज किए। अगर मैं टिपिकली फॉरवर्ड स्लाइसिंग करूं तो पहले फॉरवर्ड स्लाइसिंग से पहले मुझे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी जिसके तहत मुझे वो इंडेक्स पता करना पड़ेगा कि यार यूजर ने डॉट कहां पे लगाया, क्योंकि मुझे डॉट के बाद के 3 कैरेक्टर्स उठाने। अभी तो फिलहाल मुझे पता नहीं और ना ही मैंने वो मेथड किया है, तो उसमें नेगेटिव स्लाइसिंग इजीली हमारे पास क्या करती है, बैक से कैलकुलेट करने के लिए चीज प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सटेंशन हमेशा आखिरी के 3 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने -3 लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कॉलन एंड तक करो, जितनी भी आखिरी तक स्ट्रिंग आ रही है सारी उठा के लिया। तो -3 स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट छोड़ दिया हमने, तो वो क्या करेगा हमारे पास, अब मैंने फाइल एक्सटेंशन को यहाँ पे आके प्रिंट करवाया। ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास एक्सटेंशन प्रिंट कर देगा बहुत सिंपली। तो अब जब आप इस कोड को रन करोगे, अगेन वही तरीकाकार है, डू सेव योर फाइल एज .python। क्योंकि मैं VS कोड यूज कर रहा हूं तो मैं VS कोड के अंदर फाइल को सेव किया। यू कैन यूज दिस रन बटन हेयर, जो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में दिया जाता है, वहां जाके आप रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे एट द टॉप, दिस वुड आल्सो वर्क फाइन। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फाइल को सेव किया, टर्मिनल पे आए, पाइथन और फाइल नेम दे दिया, जो भी फाइल नेम आप यूज कर रहे हो, और उसको आप रन कर दें। तो यहां पे अब वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा कि यार इसकी जो एक्सटेंशन दी वो .pdf थी। समझ में आई बात? इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग में से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड स्लाइसिंग हो चाहे वो बैकवर्ड स्लाइसिंग हो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल अब वही आ गया कि अगर मैं आपको ईमेल एड्रेस दे रहा हूं तो मुझे अब उसमें से आपका यूजर नेम जो फर्स्ट डोमेन आता है और जो डोमेन ईमेल है, जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी आप यूज कर रहे हो, ये 2 चीजें मुझे एक्सट्रैक्ट करके। ठीक, हमने कह दिया अच्छा चलें। अब इसमें हमें क्या करेंगे, हमने एक ईमेल वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे आप इनपुट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, फिलहाल मैंने स्टैटिक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, यूजर से इनपुट भी हम ले सकते हैं, डेटाबेस से, सिस्टम से, कहीं से भी डेटा रीड होकर आ रहा है। हमने फिलहाल क्योंकि ज्यादा हम आगे डीप में गए नहीं है तो ये इनपुट मैंने नहीं लिया, यू कैन टेक इनपुट एज वेल। मैंने फिलहाल स्टैटिक स्ट्रिंग असाइन कर दी। फिर मैंने कहा यार इसमें स्ट्रिंग का फाइंड करो मेथड। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, वही चीज के पहले मुझे क्या फाइंड करना है,
एट द रेट साइन। किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए हमें स्लाइसिंग, लेकिन समटाइम्स हमें कुछ पता करना है कि कहां तक स्लाइस करना है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने डॉट को फाइंड करना था, लेकिन मुझे डॉट पता नहीं था फाइंड कैसे करना, तो मैंने रिवर्स नेगेटिव स्ट्रिंग लगाई। अब की बार मैं नेगेटिव नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि यार शुरू में नाम कितने और फिर डोमेन नेम कितना है। जीमेल है तो 5 कैरेक्टर्स आएंगे, हॉटमेल हो गया तो 6 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, यूसेंड है तो पता नहीं 5 कैरेक्टर 6 हो गए। इसी तरह से हर ईमेल एड्रेस के डोमेन तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं बीच के, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा यार इसमें कितने स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं नेगेटिव से भी सही कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो अब फिर लॉजिक ये बैठती है कि अब मुझे जब ईमेल एड्रेस में ना ये एट द रेट पहले ढूंढना पड़ेगा। इस एट द रेट से मुझे पता चलेगा कि एट द रेट से पहले यूजर नेम आ गया, एट द रेट के बाद ईमेल का डोमेन आ गया, ठीक है। अब एट द रेट कैसे हम ढूंढेंगे? तो जावा के अंदर भी एक मेथड होता था इंडेक्स ऑफ। जावा के अंदर भी एक मेथड हम यूज करते थे इंडेक्स ऑफ, जिससे हम किसी भी कैरेक्टर की इंडेक्स ढूंढते थे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सेम तरीके से यहां भी एक हमारे पास मेथड है इंडेक्स करके। अब हमने अगेन वही चीज की, पहले तो एक डमी वेरिएबल बना दिया ताकि जो भी जवाब आए मेरे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। फिर हमने कहा भाईजान ईमेल में जाओ, जो अभी अभी हमने ईमेल बनाई थी उस ईमेल वाले वेरिएबल के अंदर जाओ, तो भाईजान उसी ईमेल के वेरिएबल में चला गया। फिर हमने कहा अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लग गए। उसको हमने कहा कि यार कॉलन, ठीक है। अब देखो कॉलन लगा दिया, यहां पे अब हमने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बताई, ठीक। कॉलन लगा दिया, स्टार्टिंग पोजीशन हमने नहीं बताई। मींस 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ जहां पे एट द रेट की तुम्हें इंडेक्स मिले। उसके लिए एक फंक्शन हमने इसी में लगा दिया ईमेल डॉट इंडेक्स। ईमेल यही वेरिएबल आया, डॉट इंडेक्स करके फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और उसको एट द रेट सिंबल दे दिया। अब मैंने उसको कहा कि खत्म कहां पे करो? जहां पे तुम्हें एट द रेट की इंडेक्स मिले। इन अदर वर्ड्स इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन है, हजरत अंग्रेज ने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है, जो आपकी गिवन स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर ढूंढ के लाएगा कि वो कैरेक्टर जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो कौन सी इंडेक्स पे मौजूद है, कोई भी कैरेक्टर हो। अब यही चीज मैं डॉट के लिए भी कर सकता था फाइल नेम में, लेकिन उसको मैं वहां पे मैंने नेगेटिव किया, मेरा काम आसान हो गया। अब क्योंकि इस ईमेल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ईमेल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके लिए फिर हमने इस इंडेक्स फंक्शन को इस्तेमाल किया, और फिर हमने इसको कहा कि यार अब मुझे बताओ कि इसमें हमने क्या गेम खेलनी है, ठीक है। कहा सही हो गया भाई। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा, प्रिंट करो हमारे पास स्ट्रिंग का नेम, ठीक। तो जो यूजर नेम आया प्रिंट करो, सो मीनिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जहां पे तुम्हें एट द रेट मिल रहा है वहां तक जाओ। तो रिमेंबर ये सेकंड एंडिंग कैरेक्टर है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट नंबर। तो जहां पे भी इंडेक्स मिलेगा हमारे पास उससे लेस देन इनिशियल हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। सिंपल हमारे पास जॉन डो प्रिंट होकर आ गया, ठीक। तो वेरी सिंपल, 2 लाइनों के अंदर मैंने अपनी ईमेल एक्सट्रैक्ट कर दी। इतनी एक्सट्रैक्ट नहीं की थी यार, ख्याल से ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगी। ठीक। सो अगेन आइडिया वही रहा कि पाइथन से बहुत सिंपली हम स्ट्रिंग्स के ऊपर, डेटा के ऊपर बड़े काम कर रहे हैं। वेरी सिंपली 2 लाइनों के अंदर मैंने ईमेल का डोमेन एक्सट्रैक्ट कर दिया, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ईमेल एड्रेस लिया, इंडेक्स फंक्शन से एट द रेट निकाल के मैंने स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग से मेरे पास पहला पार्ट आ गया, मैंने कह दिया जबरदस्त कहानी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब इसी चीज प्रोग्राम को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। अब मैंने कहा कि नहीं यार ये तो सिर्फ डोमेन आया था, शुरू का यूजर नेम आ गया मेरे पास, ठीक है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब मुझे उस यूजर नेम से और चीजें भी एक्सट्रैक्ट करानी है। यूजर नेम भी निकालो, उसका डोमेन भी निकालो, और उसकी एक्सटेंशन भी निकालो। पूरी ईमेल एड्रेस को 3 हिस्सों में तोड़ के दो अलग अलग, और ये ऑपरेशन हम कहीं भी लगा सकते हैं। हमने कह दिया ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, वही बेसिक स्टेप। पहले हमने ईमेल एड्रेस गेट की, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैंने zishan.bhatti@gmail.com लगा दिया, और फिर मुझे ईमेल ने एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमने सबसे पहले लगाया यूजर नेम ईमेल email.index of @ तो हमारे पास एट द रेट निकाल के लेकर आएगा। वही पहला वाला पार्ट जो भी हम कर आए थे, वही पहला वाला कोड मैंने कॉपी किया एज इट इज, कि कॉलन से पहले ब्लैंक छोड़ दिया, कॉलन के बाद मैंने email.index @ लगाया, तो मुझे उसने निकाल के दिया मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट वो फेंकेगा zishan.bhatti, पहला वाला हिस्सा आ गया। अब एट द रेट के बाद वाला चीज मुझे निकालनी है, और डॉट से पहले निकालनी है, मींस अब बीच का हिस्सा निकालना है।
एट द रेट के बाद और डॉट से पहले। तो अब हमने जो कोड लिखा है उसका बेसिक हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, अब हम कहेंगे भैया चले जाओ डोमेन एंड एक्सटेंशन के ऊपर। अब यहां पे वही ईमेल में जाओ, ईमेल इंडेक्स ऑफ एट द रेट, ये मैंने पहले लगाया और फिर यहां पे हमने लगा दिया कॉलन, ठीक है, और कॉलन लगाने के बाद उसको ब्लैंक छोड़ दिया, मींस एट द रेट इंडेक्स निकालो। लेकिन अब मुझे यहां पे एक चीज और पता है कि स्लाइसिंग के वक्त जो पहला नंबर है वो इंक्लूसिव है, मींस इंक्लूडिंग दैट नंबर, और फिर आगे तक जाओ। तो अब एट द रेट जब मैं ढूंढूंगा तो वो एट द रेट को भी शुमार करेगा मेरे डोमेन नेम के अंदर। मैंने कहा यार मुझे डोमेन में वो नहीं चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो एट द रेट की इंडेक्स तुम्हारे पास आई है उसमें भैयान +1 कर दो। अब यहां पे हमने उसमें +1 लगा दिया, ठीक। तो अभी हमने क्या कहा, भैयान स्लाइस करो, ईमेल एड्रेस में से मुझे स्ट्रिंग तोड़ के दो, कहां तक, जहां से एट द रेट स्टार्ट हो रहा है +1 इंडेक्स तक, ये एट द रेट के बाद शुरू हो जाओ, आखिर तक का पूरा स्ट्रिंग उठा के ले आओ। तो हमारे पास डोमेन एंड एक्सटेंशन करके पूरी वेरिएबल में डेटा आ जाएगा जो हमें प्रिंट करेगा gmail.com, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहो तो डोमेन को भी ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद हमने जो डोमेन आया gmail.com उसको भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं उसी तरीके से। अब हमने उसको कैसे तोड़ा कि हमने कहा यार डोमेन एंड एक्सटेंशन जो उठाया था उसमें जाओ आप, ये जो डोमेन एंड एक्सटेंशन आई थी हमारे पास, इस वेरिएबल के अंदर चले जाओ, डोमेन एंड एक्सटेंशन के अंदर, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए यहां से यहां तक ताकि हम उसको स्लाइस कर सकें। ये स्क्वायर ब्रैकेट स्लाइसिंग के लिए इंडिकेट करते हैं। हमने उसको कहा कि स्टार्टिंग से शुरू करो और डोमेन एंड एक्सटेंशन डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट तक चले जाओ। अब वो जो स्ट्रिंग हमारे पास आई है जो gmail.com की आई थी, अब उसमें से मुझे ये डॉट ढूंढना है कि यार ये डॉट तुमने कहां पे लगाया हुआ है, तो जहां पे डॉट आ रहा है उसकी इंडेक्स तक चले जाओ। अब मुझे ये रिटर्न कर देगा सिंपली gmail.com। ने कह दिया जबरदस्त हो गई कहानी। फिर इसी तरीके से अब डॉट और उसके बाद से मुझे कैरेक्टर निकालना है, तो फिर वही मैंने कहा कि यार अब एक्सटेंशन निकालने के लिए उसी डोमेन और एक्सटेंशन में जाओ, डोमेन और एक्सटेंशन की इंडेक्स से स्टार्ट करो। अब हमने स्टार्टिंग वहां से की है, कहां से, जहां पे डॉट आ रहा है। फिर वही चीज मुझे डॉट और उसके बाद वाला कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने यहां पे +1 लगा दिया और फिर कॉलन लगाया, ये रहा कॉलन यहां पे आया और एम्प्टी छोड़ दिया। हेंस जो स्ट्रिंग हमारे पास आती है हमने इसको 3 हिस्सों के अंदर ऑपरेट किया। हमने उसको कहा कि भाईजान पहले जो है तुम पूरी ईमेल एड्रेस उठाओ, पूरी ईमेल एड्रेस उठाने के बाद उसमें पहले एट द रेट को ढूंढो, तो एट द शुरू से लेके उस एट द रेट तक जाके स्ट्रिंग को तोड़ के अलग करके ले आओ। तो मेरे पास मेरा डोमेन आ गया, इनिशियली सॉरी यूजर नेम आ गया। अब असल गेम में मिडिल पार्ट तोड़ना, तो फिर मैंने कहा एक काम ये करो, एट द रेट से स्टार्ट करो +1 इंडेक्स से, तो एट द रेट ढूंढो, उसके बाद वाला जो कैरेक्टर तो +1 लगा दिया, उसके बाद से लेके आखिर तक पूरी स्ट्रिंग उठा के ले आओ। तो एट द रेट और उसके बाद से पूरी स्ट्रिंग उठ के आ गई, +1 लगाया यहां पे, इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिर उसमें मुझे gmail.com मिल गया। अब मैंने कहा इसमें से मुझे जीमेल को अलग करना है और .com को अलग करना है, फिर वही लॉजिक। अच्छा तो ये जो अब नई स्ट्रिंग आई है इसमें से डॉट को ढूंढो, पहले एट द रेट ढूंढ रहे थे अब डॉट को ढूंढ रहे हैं। डॉट को ढूंढो, डॉट से पहले वाला जो होगा आपका जीमेल डोमेन बन जाएगा, डॉट +1 उसके बाद वाले जो होगा वो हमारे पास एक्सटेंशन बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर हमने पूरे कोड को अपना सॉल्व कर दिया, ठीक। ये कहलाते हैं हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, और ये एक्सटेंसिवली प्रोग्राम हमारे वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। जब किसी भी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका शुरू का यूजर नेम ब्रेक करके उसको ईमेल के अंदर जो यूजर नेम ब्रेक करके आपका उसका यूजर नेम बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सिंपल लॉजिक ये लगाई जाती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू हमने उसको ब्रेक कर दिया। ये थोड़ा कोड समझ में आया, एक्सीलेंट हो गई कहानी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब की बार हम कह रहे हैं यार भाईजान एक काम करो कि मास्किंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो एग्जाम्पल में अभी देके बैठा था, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गया 1 2 3 4 5 6 7। मैं चाह रहा हूं कि जब ये क्रेडिट कार्ड यूजर का उसकी पूरा कार्ड में शो ना करूं स्क्रीन पे, सिर्फ आखिरी के कुछ कैरेक्टर्स शो करूं। हमने कह दिया ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, वही लॉजिक, मास्क कार्ड उसको स्टेरिक 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 शुरू के 8 कैरेक्टर्स पे लगा दिया, प्लस क्रेडिट कार्ड में चले गए, जो स्ट्रिंग हमने अभी उठाई थी उसमें -4 लगाया और कॉलन लगाया, एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक। माइनस क्यों लगाया कि हमने कहा यार पीछे से 4 कैरेक्टर्स गिनो, पीछे से सिर्फ 4 कैरेक्टर्स शो करो, कॉलन आखिर तक जितने भी बाकी बचे बस।
तो जब हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ स्टैटिक 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 और आखिरी के 4 कैरेक्टर्स वो शो करेगा। ठीक, वेरी सिंपल, हमारे पास ये लॉजिक आ गई। वही फाइल नेम वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी आ गया। इसको आप फोन नंबर पे भी लगा सकते हो, इसको आप ईमेल एड्रेस पे भी लगा सकते हो। अगर ईमेल एड्रेस पे लगाना है तो अब हम क्या करेंगे, पहले ईमेल एड्रेस का यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे ईमेल एड्रेस पे लगाना है तो यूजर ने तो पूरा ईमेल एड्रेस दिया, तो अब हम सिंपली क्या लॉजिक लगाएंगे, हमने कहा अच्छा मुझे इसका मतलब पहले सिर्फ ईमेल एड्रेस चाहिए, तो हम शुरू की ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके आखिरी के 2 कैरेक्टर्स हम कह देंगे, तो -4 की जगह पे -2 लगा दिया बस, तो बाकी स्टैटिक 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 आखिरी के 2 कैरेक्टर्स शो कर देगा। बात समझ में आई? फर्स्ट क्लास। दिस इज वन वे ऑफ मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। इस तरह से अब कुछ और मेथड्स हैं जिनको क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं यार, और किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग्स को, जो गिवन स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अपर केस। आई थिंक जावा के अंदर मौजूद है, तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज हमारे पास मौजूद है कि हम स्ट्रिंग को, जो गिवन स्ट्रिंग आ रही है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें। टू डू दैट, अगेन हमारे पास जो भी गिवन स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जांपल ए हेलो, हमने उसको क्या करेंगे, ए डॉट अपर कर देंगे। जावा में अपर केस करके मेथड है, स्ट्रिंग डॉट अपर केस करके मेथड है, स्ट्रिंग डॉट लोअर केस करके मेथड है। पाइथन के अंदर वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, मेथड है, नाम सिर्फ अपर कर है। जो आपकी गिवन स्ट्रिंग होगी ना उसको फुल कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, मल्टीपल यूजेस। इसी तरीके से लोअर केस का मेथड है, गिवन स्ट्रिंग होगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगेन डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रिंग जो भी आई, डॉट लगाया, यहां पे मेथड है लोअर का, वो लोअर उस मेथड स्ट्रिंग को, आपकी जितनी भी स्ट्रिंग आई उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। हमने कह दिया ठीक है। इसी तरह से रिमूव व्हाइट स्पेसेस, अगर जावा में स्ट्रिंग पे काम किया हुआ है तो ट्रिम का एक मेथड होता था। ठीक है, यहां पे स्ट्रिप करके एक मेथड है। स्ट्रिप करके मेथड क्या करेगा कि आप स्ट्रिंग दोगे तो उसके शुरू के स्पेसेस और आखिर के स्पेसेस खत्म कर देगा। ठीक है, ये हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं टोकनाइजेशन के अंदर। टोकनाइजेशन में जब हम वर्ड्स और पूरी स्ट्रिंग को टोकन्स में ब्रेक करते हैं तो उसमें हर यूजर ने स्पेस प्रेस किया हुआ होता है, तो वो टोकन जो है ना, शुरू का स्पेस से आखिर का स्पेस काउंट करके लेकर आता है। तो फिर हमें उसको ट्रिम करना पड़ता है कि यार अब स्पेस जो है ना शुरू या आखिर का खत्म करो। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन लगते हैं टोकनाइजेशन के, स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो वर्ड के अंदर, मेरा ख्याल में से मैंने एग्जांपल शायद रखा हुआ है इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में, हम टोकनाइजेशन पे काम, बल्कि शायद इसमें आखिर में एंटिटी रिकग्निशन में, फिर वहां पे हम ट्रिम करते हैं कि जब आप एक स्ट्रिंग है, पूरी जुमला आपने प्रॉम्प्ट लिखा चैट जीपीटी पे, तब उसको वर्ड टू वर्ड ब्रेक करेगा। वर्ड टू वर्ड जब ब्रेक करेगा ना तो उसमें स्पेस वर्ड से पहले या वर्ड के बाद कहीं ना कहीं स्पेसेस जरूर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे हम -1 +1 -1 +1 का नहीं लगाते, हम वही स्पेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर ट्रिम लगाना लाजमी हो जाता है कि यार वर्ड से पहले और वर्ड के बाद वाला स्पेस आपने ट्रिम करो। यहां पे नोट करो, हेलो वर्ड के दरमियान वाला स्पेस उसने रिमूव नहीं किया, वर्ड के सेंटर वाला स्पेस वो रिमूव नहीं करेगा। वर्ड से पहले स्ट्रिंग से शुरू के स्पेस और स्ट्रिंग खत्म होने के बाद एंड के स्पेस, ये 2 स्पेस जो है स्ट्रैप जो मेथड है वो खत्म कर देगा। स्ट्रिप मेथड शुरू के और आखिर के स्पेस खत्म होगा, बीच का नहीं करेगा, तो उससे हमारी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। बीच का मैटर करता है स्पेस, क्योंकि 2 वर्ड अलग है। ठीक है, तो शुरू के स्पेस एंड के स्पेस को खत्म करने के लिए स्ट्रिप करके एक मेथड है कि हमने स्ट्रिंग रीड की, स्ट्रिप मेथड लगाया तो उसने स्पेस खत्म कर दी, तो हमें पता है कि यार अब प्योर स्ट्रिंग आ रही है, हमारे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से एक और बड़ा जबरदस्त मेथड है रिप्लेस का। ठीक है, रिप्लेस का मेथड हम यूज करते हैं, अगर आप गूगल पे जाएं, कोई भी चीज हम सर्च करते हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी करें ना तो नीचे आपको एक वो दे देता है कि यू रोट दिस स्ट्रिंग, मैंने उसकी स्पेलिंग करेक्ट करके ये लिख के ये चीज सर्च की है। ठीक है, तो वो स्पेलिंग करेक्ट कर लेता है। अब अगर वर्ड में स्पेलिंग गलत है तो मुझे उसको सही कैसे करूं, तो एक बड़ा कॉमन मेथड हम यूज करते हैं रिप्लेस का। ठीक, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये गिवन कैरेक्टर को ढूंढ के उसको रिप्लेस कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि यार भाईजान ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई, कहा आ गई, ने कहा इसमें जो एच कैरेक्टर है उसको ढूंढो और उसको जे से रिप्लेस कर दो। तो इंस्टेड ऑफ एच, अब जब आउटपुट आपका प्रिंट होगा तो जेलो वर्ड हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी सर्च एंड रिप्लेस मेथड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद है। हम कंट्रोल F प्रेस करके सर्च करते हैं, रिप्लेस करते हैं कि जहां भी ये कैरेक्टर मिले या स्ट्रिंग मिले उसको रिप्लेस कर दो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ। तो ये बिल्ट इन मेथड है सर्च एंड रिप्लेस करने का स्ट्रिंग के अंदर।
इसको उमूमन फिर सर्च इंजन या चैट जीपीटी क्या करता है कि जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उनको रिमूव करता है। स्पेशली जब हम एनएलपी में डेटा साइंस में काम करते हैं तो जब स्ट्रिंग्स को रीड करते हैं ना तो उसमें इज द इस तरह के जो वर्ड्स है ना वो काम के नहीं होते, वो हमें टोकन्स मेन एंटिटीज चाहिए होती हैं। तो हम जब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो उसमें से पहला काम ये करते हैं कि यार उसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं या वर्ब्स हैं, सॉरी वर्ब्स नहीं प्रोनाउंस हैं, ए दिस इफ करके ना बट वर्ड शट करके वो सब खत्म कर दो ताकि मेरे पास प्योर स्ट्रिंग आ जाए नाउन के फॉर्म में, एंटिटीज के फॉर्म में, वर्ब्स के फॉर्म में। तो वर्ब्स और नाउन को मिला के फिर वो स्ट्रिंग को रीड करता है कि यार वर्ब क्या था जिससे पता चले कि एक्शन क्या उठाना है और नाउन क्या है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये एनएलपी में हमारे पास स्ट्रिंग आती है। तो उसमें पहला काम हम ये करते हैं कि जितने भी अ है उसको हटाओ और उसको ब्लैंक स्ट्रिंग दे देते हैं। उसकी जगह पे स्पेस ऐड कर देता है, अ खत्म हो जाता है, द खत्म हो जाता है, इज खत्म हो जाता है, इट खत्म हो जाता है। तो हम मैन्युअली सर्च करते हैं यार स्ट्रिंग में जाओ, इस पूरे प्रॉम्प्ट में इज द ये सारे प्रोनाउंस खत्म करो ताकि मेरे पास जो स्ट्रिंग रिटर्न हो उसमें सिर्फ नाउन और वर्ब हो, ताकि मुझे पता चले कि वर्ब की बेस पे क्या एक्शन उठाना है, नाउन की बेस पे किस जगह पे एक्शन करना है। ये एनएलपी का हम ट्रिक आती है। इसीलिए फिर ये खत्म करके तो अभी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस ऐड हो गए। फिर जब टोकन बनेगा तो उसमें एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होंगे तो फिर हम ट्रिम लगाते हैं कि आप वाइट स्पेसेस खत्म करो। तो इस तरह स्ट्रिंग हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास रिप्लेस का एक बड़ा जबरदस्त मेथड है जिससे आप गिवन स्ट्रिंग को सर्च करके रिप्लेस कर दिया। एक ही मेथड सब काम कर दिया, सानू तो कोई टेंशन ही नहीं रहनी पड़ी। इसी तरह से स्प्लिट है, ठीक। स्प्लिट मेथड अब फिर टोकनाइजेशन में इस्तेमाल होता है वर्ड्स को ब्रेक करने में। टोकनाइजेशन एक वर्ड हम यूज करते हैं कि मैंने कोई जुमला लिखा उसको वर्ड्स के अंदर तोड़ दो। डिक्शनरी भी जब यूज होती है तो आपकी स्ट्रिंग को वर्ड टोकनाइजेशन में तोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से टोकनाइजेशन का एनएलपी के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत एक्सटेंसिव काम है, वर्ड्स को ब्रेक करके टोकन्स बनाना। कंपाइलर के ऊपर भी जब हम काम करते हैं तो कंपाइलर का भी यही काम है। अगर आपने जावा पढ़ी, सी प्लस प्लस पढ़ी है तो शायद कंपाइलर का और उसकी टोकनाइजेशन का सुना हो। इवन पाइथन का भी जब कोड कंपाइल होता है तो वो पाइथन है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो पूरी स्ट्रिंग को एक साथ रीड नहीं करता, उसको टोकन्स में ब्रेक करता है। वो टोकन्स को ब्रेक करता है कंपाइलर इंटरनली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन से मेरे कीवर्ड है, कौन से यूजर के कीवर्ड्स हैं, कौन सा फंक्शन नेम है, कहां वेरिएबल है, क्या है, उसके हिसाब से उसका ट्री स्ट्रक्चर बना के प्रोसेस करता है। तो टोकनाइजेशन का एक मेथड है, अगेन देयर आर मेनी वेज टू डू टोकनाइजेशन बाय द वे। वन कॉमनली इजीली यूज्ड इज नोन एज स्प्लिट, जो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा दोस्तों के अंदर। तो व्हाट वी डू इज अगेन हम उसको बोल देंगे भाईजान हेलो वर्ल्ड उठाओ। फिर हमने कहा यार स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो जहां पे तुम्हें कॉमा मिले, ठीक, जहां पे तुम्हें कॉमा मिल रहा है ना उसको स्प्लिट कर दो। तो क्योंकि मैंने इसमें कॉमा डाला हुआ शुरू से ही तो उसको जहां पे कॉमा मिलेगा तो उसने हेलो को अलग स्प्लिट किया और वर्ल्ड को अलग स्प्लिट किया। अब यहां पे डू नोट के वर्ड के ऊपर एक स्पेस कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को ब्रेक किया यहां पे। तो कॉमा के बाद स्पेस इज अ कैरेक्टर, बिकॉज स्पेस इज अ कैरेक्टर हमने उसको कहा कि यार इस स्ट्रिंग को जहां जहां तुम्हें कॉमा मिल रही है ना कॉमा की बेस पे तोड़ो, तो वो स्प्लिट कर देगा। तो उसमें स्पेस इंक्लूडिंग है, हेंस जो आउटपुट में भी स्पेस कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है। इसीलिए वो जो ट्रिम का मेथड है वो बहुत हमारे पास यूजफुल हो जाता है, ठीक है, ताकि हम स्पेस को खत्म करें जब आगे इसको प्रोसेस करने जाएंगे। अब इसके नतीजे में जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है मेरे पास वो एक्चुअली एक लिस्ट है, ठीक है। ये एक हमारे पास लिस्ट की सूरत में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आइटम्स अलग होकर आए। उसकी 0 इंडेक्स पे हेलो है, उसकी 1 इंडेक्स पे हमारे पास वर्ल्ड आ गया। इसी तरह जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा, अब वही हमने बात की कि अगर मुझे एनएलपी में काम करना है ना तो फिर कॉमा तो मैंने दिया, मुझे पूरा एक पेज है उसको तोड़ना है, ठीक है। मुझे पूरा एक पेज दिया हुआ है उसमें 3-4 लाइंस, पैराग्राफ, स्टेटमेंट्स बहुत सारी लिखी हुई हैं, मुझे उस पूरे को ब्रेक करना है। आई थिंक आगे एनएलपी के टास्क के अंदर वीक 5 या 6 के अंदर मैंने ये रखा हुआ था, पॉइंट नोटेड है कि हम वर्ड की फाइल को रीड करके उसको स्प्लिट करके उसमें से टोकनाइजेशन करें। बहरहाल बात की कहानी है। तो जब हम वर्ड की पूरा पैराग्राफ, पूरा एक पेज रीड करते हैं उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो पहला स्प्लिटिंग का हम रूल डिपेंडिंग ऑन व्हाट लॉजिक यू आर यूजिंग, फॉर एग्जांपल जो मैंने लॉजिक उसमें यूज किया फुल स्टॉप जहां पे मिले वहां पे स्टॉप करो, ताकि पूरे एक बहुत बड़े पैराग्राफ में से मुझे पहले मैं सेंटेंस सब अलग अलग करूं, ठीक है। तो अब सेंटेंस को हमें पता है कि एवरी सेंटेंस हैज टू एंड विद अ फुल स्टॉप, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर रूल, ठीक। तो हमने फुल स्टॉप पहले ढूंढेंगे कि यार जहां तुम्हें फुल स्टॉप मिले ना पहले उस पर ब्रेक करो।
मुझे पूरे पेज के सेंटेंस ब्रेक होकर एक एरे की सूरत में आ जाएंगे लिस्ट के अंदर। फिर मैं लिस्ट आइटम 1 उठाऊंगा और फिर एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग एनालाइज करूंगा कि यार इस स्टेटमेंट में यूजर क्या कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, तीसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। ये उमूमन हम यूज करते हैं जब मैं टेक्स्ट टू वॉइस में काम करता हूं। टेक्स्ट टू वॉइस TTS सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं, जिसपे आप जब टेक्स्ट लिखते हो और वो प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली रीड अलाउड करके दे देता है, ठीक है। तो उसमें आप बहुत बड़ा पैराग्राफ देते हो तो वो एक साथ पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, वो पहले फुल स्टॉप ढूंढते हैं ताकि मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करूं तो एक एक जुमले को उठा के उसके फिर ट्रांसलेशन करूं कि यार वर्ड कैसे मीनिंगफुल बनता है, ठीक है। तो उसकी फिर एक लॉजिक है कि हम पहले फुल स्टॉप से ब्रेक करते हैं, फिर उसमें हम एंटिटीज रिकॉग्नाइज करते हैं, खैर वो फिर अलग एक उसकी लॉजिक आ जाती है। लेकिन नाउ यू कैन सी दिस कि अगर आप थोड़ी सी बात समझ में आ रही है ना, तो आपके NLP के जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पाइथन के थ्रू दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है। यार अगर मुझे पूरा पेज पढ़ना है, उसको ब्रेक करना है और उसमें से मीनिंग निकालनी है कोडिंग के थ्रू, तो मैं स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में उठाऊंगा, फुल स्टॉप लगा के अगर मैं सर्च करूंगा तो सारे स्टेटमेंट होकर आ जाएंगे। फिर स्टेटमेंट्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं स्पेस, फिर पूरी स्टेटमेंट को अगर वर्ड टू वर्ड ब्रेक करना है तो अब मैं कॉमा नहीं, अब मैं स्पेस कैरेक्टर दे दूंगा कि यार जहां तुम्हें स्पेस मिले ना वहां ब्रेक कर दो। हेंस वो सिंपली टोकनाइज करके जहां जहां एक एक स्पेस मिलेगा ना, स्पेस मिलेगा वर्ड को अलग कर देगा। हेंस एवरी वर्ड इन योर स्टेटमेंट ब्रेक होकर अलग आपके पास एक लिस्ट बना के दे देगा हर वर्ड, क्योंकि हर वर्ड के बाद स्पेस आना लाजमी है। ये अगेन स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर का रूल है दैट यू नीड टू प्रोवाइड स्पेस आफ्टर एवरी वर्ड। सेम गोज विद उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज एज वेल। बट फिर जब हम उर्दू में आते हैं या सिंधी में आते हैं या अरबिक में आते हैं या फारसी में आते हैं तो वहां पे हमारे पास एक चीज कहलाती है सॉफ्ट स्पेस, क्योंकि ये लैंग्वेज कर्सिव कहलाती है। अलिफ और रे कभी मिला के नहीं लिखे जाते, अलिफ और रे अलग आता है। बा तो बे अलग है, बे अलिफ अलग आ गया, फिर अलिफ के बाद फिर अलग कैरेक्टर स्टार्ट होता है, तो वो सॉफ्ट स्पेस कहलाता है। इसके ऊपर किसी और टाइम गुफ्तगू होगी, ठीक है। सो बहरहाल दिस इज वन वे कि हम स्पेस को आइडेंटिफाई करके वी कैन वेरी इजीली ब्रेक इट इनटू डिफरेंट टोकन्स। तो अगर कोई भी ये जुमला लिखा हुआ है, नहीं बेटा मैं क्लास ले लूं फिर, ठीक, थैंक यू। सो स्पेस इफ यू यूज इट वो स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा टोकन्स के अंदर। तो अगेन स्प्लिट मेथड बहुत सिंपल, एक मेथड से मैंने पूरी स्ट्रिंग को, पूरी पेज को तोड़ दिया। बात समझ में आई? जबरदस्त, ठीक। अब आ जाते हैं बूलियंस के ऊपर, ठीक है। स्ट्रिंग के कुछ और प्रोग्राम्स मैं आगे कराऊंगा। इस तरह स्ट्रिंग के और बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यस, सॉरी, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मैंने वो आई थिंक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के अंदर भी। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल मींस एक दफा स्ट्रिंग बना दें अब वो चेंज नहीं हो सकती। अब जब आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो नई स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब ये कि वो चेंज नहीं हो सकती। डेटा टाइप एक्स को आप चेंज करके वाई 10 कर दोगे, 10 से 12 कर दोगे तो सेम मेमोरी में वो 10 को ओवरराइट करके उसकी नई वैल्यू दे देता है 12। इट मींस वो चेंज हो सकता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल, एक दफा बन गया, अब चेंज किया ना तो वो उसको छोड़ के नया मेमोरी एलोकेट करके नया वैल्यू बनाता है। इसीलिए हम स्ट्रिंग्स को कहते हैं कि भाईजान एक दफा बना दी तो बना दी, चेंज नहीं हो सकती, ठीक। बूलियंस पर आ जाते हैं वेरी क्विकली। बूलियंस आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। अब अगेन एज आई सेड स्ट्रिंग के और ऑपरेशंस हैं, आगे एग्जांपल्स के अंदर हम मेथड्स को यूज करते रहेंगे। आप नेट पे आके सर्च करें, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे डिस्कस करने बैठे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई नीड टू गो फॉरदर, तो इसलिए अब मैं बूलियंस पर आ जाता हूं। बूलियंस वी ऑल नो वेरी सिंपली ट्रू एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियंस का इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है कि एवरी लॉजिकल ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म internally memory and processor needs to know the outcome of that logical operation in form of true and false, ठीक है। booleans को टेक्निकली हम डायरेक्टली बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहा होता है। अगेन व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम यू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट वगैरह जितने भी हमारे पास, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ एल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, लूपिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कंडीशनल लॉजिकल लगाते हो उसका आउटकम हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में आता है। तो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि यार ये जो ऑपरेशन मैंने किया है इसका जो आउटकम है ये किस टाइप का है, डेटा कौन सा है। बिकॉज कंप्यूटर हैव टू नो एवरीथिंग, दे इफ दे अनटिल एंड अनलेस दे नो कि डेटा की टाइप कौन सी है उसके हिसाब से वो ऑपरेट करेगा, वरना नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए बूलियन भाई प्रोसेसर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करो, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल का, नॉट इक्वल का, ट्रिपल इक्वल का वगैरह वगैरह,
ये तमाम हमेशा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में थ्रो करते हैं, चाहे वो इफ एल्स के अंदर हो, चाहे वो लूपिंग के अंदर हो। तो जब वो इफ एल्स के अंदर जवाब देते हैं ना, तो प्रोसेसर को पता चाहिए यार ये जो ट्रू आया है इसकी डेटा टाइप क्या है, ताकि उस हिसाब से मैं रोम में उसकी मेमोरी एलोकेट करके जवाब को वहां पे स्टोर कर सकूं। तो उसको लिए डेटा टाइप बुलियन बनाई गई थी। उसूलन हम समझते हैं यार ये बुलियन ट्रू एंड फॉल्स की तो क्या बनती है, लेकिन इंटरनली प्रोसेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। बजायर यस ओनली ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। 1 बिट वैल्यू कहलाती है, या 1 आएगा या 0। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, खत्म। ठीक है, तो जब आप 10 ग्रेटर देन 9 लिखोगे तो जवाब ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरह से 10 इक्वल टू 10 कर दोगे या 10 इक्वल टू 9 तो फॉल्स आ गया। कंपैरिजन में लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम ट्रू एंड फॉल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वेदर दे आर इफ एल्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, वहां पे हमेशा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, और उन रिलेशनल ऑपरेटर्स को जवाब जो आएगा वो आइदर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। बेस्ड ऑन दैट ट्रू एंड फॉल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बेस्ड ऑन दैट ट्रू एंड फॉल्स एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बेस्ड ऑन दैट रिलेशनल ट्रू एंड फॉल्स आपके लूप्स चलेगा या लूप रुकेगा। इसीलिए ये ट्रू एंड फॉल्स की जो डेटा टाइप है मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिटली भी हमने जैसे इंटीजर के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, फ्लोट के बारे में पढ़ा, बुलियन को भी हम कास्टिंग में कर सकते हैं, बुलियन को भी हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें पता है वेरिएबल की टाइप देने की नौबत नहीं आती, हम b इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, b इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, डेटा टाइप बन गई हमारे पास। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली किसी को आपने ट्रू या फॉल्स करना है तो आप कास्टिंग करते हो यूजिंग बुलियन मेथड। ठीक, ये जो बुलियन मेथड है ये कास्टिंग करेगा। अब इसको अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग दे दी फॉर एग्जांपल, और ये क्वेश्चन कॉमनली हम मिड टर्म में या इंटरव्यू क्वेश्चंस में या एंट्री टेस्ट में या सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर पूछा जाता है, पाइथन के अगर आप दे रहे हो तो पाइथन बुलियन फंक्शन बताया, फंक्शन करके मैंने हेलो लिख दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर जावा होगा तो आउटपुट क्या आएगा कास्टिंग में। ठीक है, जावा का अलग बिहेवियर है, सी प्लस प्लस का कंप्लीटली अलग बिहेवियर है, क्योंकि वो 1-0 पे काम करता है। पाइथन कहता है कि यार स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसका जवाब इवेंचुअली 1 आ जाता है, समझो यूं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो मींस कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, कोई ना कोई नंबर है, तो नंबर का मतलब डेटा मोर देन 0 है। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए है तो ए को हम पहले, कंप्यूटर जो है वो ए नहीं पढ़ता, कंप्यूटर उसका ASCII कोड पढ़ता है। ठीक है, ये चीज हम सबको उम्मीद है कि पता होनी चाहिए। तो जब भी मैं ए भी लिखूंगा तो ए को कंप्यूटर करके नहीं पढ़ता, कंप्यूटर एक्चुअली डजंट हैव एनी क्लू व्हाट एग्जैक्टली इज एन ए। प्रोसेसर ए नहीं पढ़ता, प्रोसेसर उसका बाइनरी नंबर पढ़ता है। बाइनरी नंबर निकालने के लिए पहले मुझे ए को उसकी ASCII कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ए का ASCII कोड क्या था 65। ठीक है, कैपिटल ए का। तो जब 65 आ गया मींस क्या हुआ, मोर देन 1 हो गया, राइट, 1 प्लस, तो उसको 0 चाहिए फॉल्स के लिए। 65 नंबर हुआ 1 से बड़ा तो उसको वो ट्रू कंसिडर कर देते हैं। इसीलिए वो समझता है कि यार ये नंबर वो है, ट्रू कर दिया। मैंने इंटीजर दे दिया 15, अगेन सेम लॉजिक, 15 है क्योंकि उसको चाहिए 0 होगा तो फॉल्स है, 1 होगा तो बेसिकली वो ट्रू कर देगा। तो जब 0 है तो इसका मतलब फॉल्स है, 1 या कोई भी 1 से बड़ा नंबर तो वो ट्रू कर देगा, हैंस वो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर। ठीक, तो बुलियन हमारे पास इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। यही कास्टिंग भी हो रही है, यही कास्टिंग भी बुलियन फंक्शन कर रहा है। इसी तरह पे बुलियन फंक्शन हमारे पास उसकी जो है वो कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन भी कर रहा है। तो कास्टिंग का अगेन वही मतलब किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर देना दूसरे में। तो जब आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, बुलियन में कास्ट करते हो, तो वो उसको ट्रू कंसिडर करेगा। इंटीजर डिफाइन करोगे, उसको कास्ट करोगे बुलियन में, तब भी उसको ट्रू करेगा अगर वो वैल्यूज मोर देन 1 है तो। ठीक है, 0 करोगे तो फिर 0 को कास्ट करेगा फॉल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास बुलियंस का बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिक बैठ जाती है। ओके, अब मुझे कराने थे प्रॉब्लम्स, ठीक, चलें यहां तक ये फंक्शन समझ में आए। ठीक है, तो आई थिंक अब क्या करें, ओके, सो लेट्स एंड अप टिल हियर। आ गए, चलें ठीक है, 5 मिनट और। Okay, so now let's discuss 1 or 2 problems very quickly. ठीक है,
ताकि थोड़ा सा इसके ऑपरेशंस और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास और समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ जाता है, सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन कस्टमर रिव्यू। मतलब ये कि मैंने कस्टमर को कहा कि यार भाईजान इसका रिव्यू लिखो, दराज.com पे रिव्यू आ गया। अब उस पे 1000 रिव्यू आते हैं तो हमें पता नहीं चलता यार रिव्यू अच्छे हैं, पॉजिटिव है, क्या है, स्टार तो अलग क्या नहीं है, लिखा क्या हुआ। तो रिव्यू को एनालाइज करने का मतलब ये कि मैं उसकी स्ट्रिंग पढ़कर ये एनालाइज करूं कि मेरे पास पॉजिटिव रिव्यूज कितने आए, नेगेटिव रिव्यूज कितने आए। इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, कि स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके उसके वर्ड्स में हम एनालाइज करें। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, मैं इसको सिंपल फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि वी कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अ लोअर केस फॉर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी लॉजिक बता रहा हूं कि जो हम इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। तरीकेकार प्रोग्रामिंग कोडिंग के बहुत सारे डिफरेंट है, डिफरेंट डेवलपर्स डू अ डिफरेंट अप्रोच, बट दिस इज अ वन स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट। कि जब मुझे यूजर ने रिव्यू दिया किसी भी वेबसाइट के ऊपर, अब वो 1000 रिव्यूज हो सकते हैं, एक एक को हम बैठ के रीड नहीं करते, मैं डायरेक्टली एनालाइज कर रहा हूं, क्या चलो 1000 रिव्यूज आ भी गए, अब उस पर अगर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस का कोड लगाऊं तो एक एक रिव्यू को उठाओ, रीड करो और उस पर मुझे बताओ कि रिव्यू पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ताकि मुझे पता चले कि टोटल कितने हमारे पास रिव्यूज आए। तो पहला काम हम ये करेंगे यार, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे ताकि स्पेसेस खत्म हो जाए। ठीक है, वही स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बेसिकली यूज करना चाह रहा हूं। फिर हम उसको स्प्लिट कर देंगे ताकि वर्ड्स को हम टोकन्स में ब्रेक कर सकें। सीधे अब वही ऑपरेशंस है, सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम ब्रेक कर रहे हैं सिंपल पार्ट्स के अंदर। फिर हम उसको करेंगे कि चेक फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। तो इसका मतलब हम पहले उसको बताएंगे कि यार ये वर्ड्स जो है ना ये पॉजिटिव है, ये वर्ड्स की नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव वर्ड्स तुम्हें स्टेटमेंट में मिल रहे हैं तो मतलब रिव्यू नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव वर्ड्स मैच हो रहे हैं तो उसका मतलब रिव्यू पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर हम उसको कैटेगराइज कर देंगे अकॉर्डिंगली कि यार ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये हमारे पास नेगेटिव रिव्यू है। बात समझ में आई? बस गेम आसान। तो पहले वही चीज VS कोड ओपन किया। ठीक, VS कोड के अंदर हमने सबसे पहले जाके कोड लिखा, अगेन सॉरी VS कोड ओपन किया, VS कोड में न्यू फाइल क्रिएट की, सेव करा दिया जिस नाम पे भी आप सेव करो। फिर हमने उसको रिव्यू रीड किया। अब यहाँ पे अगेन क्योंकि मैं सिस्टम को रीड नहीं कर रहा, मैं फाइल ऑपरेशंस या ऑनलाइन ऑपरेशंस पे नहीं जा रहा, तो मैंने एक स्टैटिक स्ट्रिंग दे दी उसको। इसको आप इनपुट के तौर पे भी ले सकते हो। यूजुअली फिर हम ये प्रोग्राम लगाते हैं कि एक ऑटो प्रोग्राम है, रीड एवरी कमेंट फ्रॉम माय वेबसाइट, रीड एवरी कमेंट फ्रॉम माय वेबसाइट, और उसको फिर एनालाइज करो, या एवरी ट्वीट ऑन दिस टॉपिक, और फिर उसको एनालाइज करो। ठीक है, तो हमने रिव्यू रीड किया, फिर हमने उसको कहा कि यार रिव्यू को पहले काम क्या करो, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो। हमने कह दिया ठीक। फिर हमने कहा उसके अंदर जो है स्ट्रिप का मेथड लगाओ ताकि जितने भी स्पेसेस हैं वाइट, अगर यूजर ने दिए हुए तो सारे हमारे पास रिमूव हो जाए। फिर हमने उसको कहा स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि जितने भी स्ट्रिंग है ना उसको आप वर्ड टू वर्ड स्पेसेस बेस सारे स्प्लिट कर दो। अभी मैंने इस पे स्पेसिफिकली बताया नहीं है, कुछ नहीं बताया, तो वो हर वर्ड को अलग अलग स्प्लिट करके एक एरे में डाल देगा। फिर हमने कहा कि आप पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं, नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, तो हमने वो कैटेगराइज कर दिया कि यार एक है हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स का एरे, उसमें मैंने बताया कि अमेजिंग, एक्सीलेंट, ग्रेट, गुड, लव, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक, तो अगर ये वर्ड्स मेरी स्ट्रिंग में मिल रहे हैं तो तुमने कैटेगराइज करना है कि यार ये रिव्यू बहुत अच्छा था। और नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, बैड, वर्स्ट, हॉरिबल, डिसअपॉइंटेड, पुअर। ठीक, तो ये वो बैड वर्ड्स हैं। अगर ये लफ्ज किसी ने लिखे हैं ना मेरे कमेंट्स में, इसका मतलब ये मेरे उसने नेगेटिव रिव्यू दिया। अब मैं ये चेकिंग कैसे करूंगा, मैंने सिंपली लगा दिया सेंटिमेंटल एनालिसिस का चेक। मैंने कहा भाईजान सेंटिमेंट में चले जाओ। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल, ये भी या एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने उसमें लगाया फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब ये वही लॉजिक है जो लास्ट एग्जांपल में भी हमने लगाई थी लास्ट क्लास के अंदर। मींस जब हम इस वर्ड्स को यहां पे स्प्लिट किया, ठीक, मींस अब जब आपने इसको स्प्लिट किया तो स्प्लिट क्या करेगा कि बेस्ड ऑन स्पेसेस आपके एक एक वर्ड को ब्रेक करके एक एरे लिस्ट बना देगा। तो उसके अंदर सारे वर्ड उसने डाल दिए, कह दिया वर्ड्स आगे, एक एक वर्ड अलग होकर आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली लूप लगाना है और एक एक वर्ड को पढ़ना है और मैच करना है कि ये अच्छा वर्ड है, बुरा वर्ड है, मैच हुआ नहीं हुआ, मैच हुआ नहीं हुआ, मैच हुआ नहीं हुआ। ठीक, तो हमने कह दिया कि यार ऐसा करूं, अब लूप लगाओ। ठीक, लूप लगाएंगे हम फॉर का वर्ड इन वर्ड्स। वर्ड्स इन वर्ड्स का मतलब ये फॉर इन वर्ड वाला कि यार लूप लगाओ, जो एरे मैंने लिस्ट उठाई थी उस लिस्ट में जाओ,
उसका पहला एलिमेंट रीड करो और उसको इन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, उसको इन वाले वर्ड के अंदर सेव कर दो। मींस लिस्ट उठाओ, पहला वर्ड उठाओ, वर्ड वाले वेरिएबल के अंदर सेव करो। अब वर्ड को क्या करो, सिंपल इक्वल टू कंपैरिजन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर वो वर्ड पॉजिटिव है, क्या वो वर्ड उस पॉजिटिव वाले एरे के अंदर मौजूद है। अगर है तो वो वर्ड पॉजिटिव हो गया, सेंटिमेंट उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, वरना सेंटिमेंट उसका हम नेगेटिव कर देंगे। बात समझ में आई? सो सिंपल यहां पे लॉजिक फॉर लूप की हमारे पास इस तरीके से बिल्ड होती है। इन अदर वर्ड्स हमने इसको कहा यार फॉर में चले जाओ, ये ठीक है, वर्ड्स उठाओ, ये वर्ड्स हमारे पास यहां से आया। ठीक है, इस वाले वर्ड्स को उठा के पहला वर्ड इस वेरिएबल में डालो, फिर इफ कंडीशन लगाई, इफ जो वर्ड अभी अभी मेरे पास पहला पहला आया है इन पॉजिटिव वर्ड्स। अब ये भी पाइथन का स्पेशल इफ कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक, मुझे करना क्या है, लॉजिक मुझे क्या लगानी है कि यार मैंने पहला वर्ड उठाया, टोकनाइजेशन के बाद कमेंट का पहला वर्ड उठाया और मैंने एक एरे बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे वर्ड रखे हुए हैं, एक लिस्ट बनाई हुई है। तो मुझे चेक करना है कि यार ये जो वर्ड है क्या इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो ये मतलब पॉजिटिव है, नहीं है तो फिर इग्नोर करो। फिर दूसरा वर्ड उठाओ, फिर चेक करो कि क्या इस लिस्ट में मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये मतलब पॉजिटिव वर्ड है, वरना इग्नोर करो। फिर तीसरा वर्ड उठाओ। ठीक है, तो एक एक वर्ड उठाते जाना है, अपनी गिवन लिस्ट में से मुझे उसको कंपेयर करना है। अब ये चीज जावा के अंदर तो अलग लूप्स लगेंगे, डबल लिस्ट चेक होगी, नेस्टेड लूप्स लगेंगे, बला बला चीजें। पाइथन के अंदर ये एक लाइन में हो रहा है। ये जो पूरी लॉजिक है, पूरी लॉजिक है कि पहला वर्ड उठाओ, लिस्ट में जाओ, चेक करो, अगर मौजूद है तो सेंटिमेंट ट्रू हुआ, अगर नहीं मौजूद तो उसको इग्नोर करो, फिर अगला वर्ड उठाओ। ये दो चीजें इन दो लाइनों में हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये जितनी भी चीजें ना हमारे पास, ये इन दो लाइनों के अंदर हो रही है। पहला लूप करने का, फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप क्या करेगा कि वर्ड जो टोकनाइजेशन लिस्ट है उसमें गया, पहला वर्ड उठाया, उसको इस वर्ड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर इफ कंडीशन, ये सारी कंपैरिजन खुद कर रहा है। इफ इन वाला, ये इफ इन जावा में नहीं है बाय द वे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इफ ये जो वर्ड है इन इस पूरी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। तो ये एक इन लफ्ज जो है ना, इतना पावरफुल है पाइथन के अंदर कि लूप्स में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली पूरे एरे को उठा लेगा। अगर आपने इफ में लगाया तो ऑटोमेटिकली पूरी लिस्ट को कंपेयर करेगा, पूरी लिस्ट को खुद ही कर रहा है। ये एक इन लफ्ज पाइथन में बहुत पावरफुल है। एक्सक्यूज मी। तो हमने अब क्या कहा, हमने कहा भैया इफ ये जो एक वर्ड आया है ये इन दिस लिस्ट मौजूद है कि नहीं है, ये कंपैरिजन खुद ही करेगा। अगर ट्रू हुआ ये एक वर्ड इस लिस्ट में मौजूद है कहीं ना कहीं, तो उसको आप सेंटिमेंट वाला जो वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया था उसको आप कर दो पॉजिटिव। इफ अगर नहीं, और ब्रेक कर दो, यहां से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। ब्रेक हमें पता है क्या कर देगा कि वो लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। अगर लफ्ज पॉजिटिव मिल गया, एक ही लफ्ज पॉजिटिव भरा गया, आगे उसने गालियां दी, शुरू में उसने कहा बहुत अच्छा, हमने कहा पहला अच्छा, बस ठीक, पहला अच्छा वर्ड मिल गया, वहीं ब्रेक करो, लूप को एग्जिट आओ, सेंटिमेंट साडा पॉजिटिव हो गया। अगर उसको ये पहला वर्ड नहीं मिला तो फिर वही कहा एलिफ। अब जावा में हम एल्स इफ लिखते हैं, पाइथन कहता है इतनी तकलीफ ना करो, एलिफ कर दो। ठीक, वो कह रहा है कि एलिफ करो, एलिफ का मतलब एल्स इफ, और लफ्ज छोटे करो। जितना कम टाइप करने को जहमत करे ना हमारे प्रोग्रामर भाई, उतना उनके लिए अच्छा है। तो ये एलिफ बेसिकली एल्सिफ है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। हमने कह दिया यार एलिफ वर्ड इन नेगेटिव वर्ड्स, वही ये वर्ड अगर पॉजिटिव में तुम्हें नहीं मिला तो एल्स इफ नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो सेंटिमेंट नेगेटिव करो, वरना ब्रेक कर दो। ठीक, इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसके तहत हम, और अभी ऑब्वियसली तो बेसिक एक लॉजिक है, इसमें बहुत डीप काम किया जा सकता है। अब जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो प्रोसेस रिव्यू क्या आया था और उसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, नीचे फिर हमने कहा प्रिंट करो प्रोसेस रिव्यू, पहले मेरा रिव्यू लिखो, पहले हमने रिव्यू को प्रिंट कराया, और फिर आखिर में जो सेंटिमेंट एनालिसिस का रिजल्ट आया, वो सेंटिमेंट वाले वेरिएबल में जो हमने वैल्यू अगर पॉजिटिव डाली होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव मिली तो नेगेटिव मिलेगी। जब इसको आप फाइनली एग्जीक्यूट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस रिव्यू क्या था, और जवाब न्यूट्रल आया। न्यूट्रल क्यों आया? क्योंकि कोई वर्ड हमारे पास मैच नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है, ओके, यहां पे बात समझ में आई? ठीक, अच्छा, अब
देखो मैंने वही कहा कि इस वक्त बेटा 2 मिनट सो, इस वक्त वो सिर्फ पहला वर्ड चेक मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट अकरेंस, सॉरी पहला वर्ड नहीं, फर्स्ट अकरेंस। अगर उसको पहले अमेजिंग मिल गया तो वहीं पे स्टॉप करके आगे आ जाएगा, अगर उसको नहीं मिला तो वो वहां पे ही ब्रेक करके नेगेटिव पे चला जाएगा, अगर नेगेटिव पहले मिला तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। इस वक्त ये लॉजिक मेरी फिलहाल छोटी है, ठीक, प्लीज डू बी माइंडफुल, ये लॉजिक अभी छोटी है, इसको भी एक्सटेंसिव एनालाइज नहीं करना, हम सिर्फ एक दफा ढूंढ रहे हैं कि पहला दफा जो मैच हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वही मैंने कहा कि अगर उसने पहली दफा उसको कहा कि यार वेरी गुड, आगे फिर उसने गालियां भी दी होंगी, वो वेरी गुड उठा के उसको पॉजिटिव कर देगा। कंप्लीट रिव्यू तो फिर हम लूप लगाएंगे ना, मल्टीपल अकरेंसेस, हर वर्ड को चेक करेंगे, ठीक, मैं भी बताता हूं। चलें, ठीक, अब अगर बात यहां पे सुनो बेटा, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था इनिशियल लेवल पे, ठीक, यस यू कैन एक्सटेंड इट टू अ ग्रेटर लेवल, इसमें भी बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, जैसे कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो बात सुनी जाती है, ठीक, ये सेंटिमेंट में आते हैं। ये भी मैंने कहा बेसिक लॉजिक हमने लगाई है, सिंपल सी कंपैरिजन की है, इसमें अभी हमने कैपिटल स्मॉल लेटर्स की कंपैरिजन भी नहीं की है ज्यादा, ठीक है, और वेरिएबल की स्पेलिंग्स की कंपैरिजन हमने नहीं की है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है। मैंने और कहा कि हमने ब्रेक लगा के सिर्फ पहली दफा की चेक किया हुआ है, अगर उसको उठते ही पॉजिटिव मिल गया बाकी के लफ्ज चेक करने की नौबत नहीं है, अगर उसको उठते ही नेगेटिव मिल गया तो बाकी की नेगेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहीं पे ब्रेक होकर निकल आता है। हाँ, अगर आप इस पे लॉजिक लगाना चाह रहे हो कि यार नहीं मेरे पास रिव्यू के अंदर 10 वर्ड थे, तो हमें लूप में ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, काउंट लगाना पड़ेगा कि 10 के 10 वर्ड्स को चेक करो, ठीक है, फिर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा कि यार पहला लफ्ज मिलते ही ब्रेक मत करो, क्या करो, फिर एक इंक्रीमेंट का वेरिएबल लगा लेंगे, इंटीजर काउंट इज इक्वल्स टू 0, इफ वर्ड इज फाउंड पॉजिटिव प्लस प्लस, इफ नेगेटिव प्लस प्लस, एंड में हम लगाएंगे कि कितने पॉजिटिव आए कितने नेगेटिव आए, तो वो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये लॉजिक लगती कहां पर है, ठीक, ये जो है ये प्रोग्राम मैंने वो कहा कि रिव्यूज के लिए तो है ही है, ये इसी तरीके से आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग जितनी भी हो रही है वो इस बेस पे हो रही है, नॉट ओनली योर रिव्यूज, योर ट्वीट्स, योर फेसबुक पोस्ट, योर ईमेल एड्रेसेस, तो जो हमारे बड़े भाई है ना बिग बॉस, वो बिग बॉस इसी तरह मॉनिटर कर रहे हैं कि आपकी एवरी ट्वीट, वो बैठ के थोड़ी मैन्युअली पढ़ रहा होता है कोई कि किसने हमारे खिलाफ लिखा किसने हमारे हक में लिखा है, पीछे बॉट्स बने हुए हैं जो एक एक ट्वीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से देखते हैं कि वर्डिंग कौन सी है, कहां पे वर्ड लिखा हुआ है कहां पे नहीं लिखा हुआ, कहां पे लफ्ज कौन सा लिखा हुआ है कहां पे लफ्ज कौन सा लिखा हुआ है, उसकी बेस पे आइडेंटिफाई होता है कि कितने हमारे पास पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, कितनी नेगेटिव है, कितनी न्यूट्रल आ रही है, कितनी अनडिक्लेयर्ड है, ठीक, तो ये एक प्रॉपर है। इसी तरीके से एक प्रॉपर रिसर्च एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ट्वीट्स के ऊपर, ट्वीट्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बहुत रिसर्च है, उसमें एक आता है डिप्रेशन डिटेक्शन का, ठीक, ये लास्ट 2 साल पहले किसी ने प्रोजेक्ट भी किया था FYP के अंदर भी, मे बी नेक्स्ट ईयर आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एमफिल में रिसर्च होती है यूजिंग ट्वीट्स टू डिटेक्ट कि बंदा डिप्रेशन में है कि नहीं है। इफ फॉर बहुत सारे लोग जो फॉर एग्जाम्पल खुदकुशी करते हैं, उनकी लास्ट ट्वीट्स पढ़ी जाती हैं और उनकी ट्वीट्स का पैटर्न देखा जाता है कि हाउ डिप्रेसिंग दोस ट्वीट्स आर, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि अगला बंदा अगर ऐसी डिप्रेसिंग ट्वीट्स कर रहा है तो मींस वो डिप्रेशन का शिकार है, और ये प्रॉपर पूरी रिसर्च है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के कौन हमारे खिलाफ बात कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, वो तो अलग है ही है, डिप्रेशन डिटेक्शन अलग है, सेंटिमेंट एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं, रिव्यू को मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव का अलग एस्पेक्ट है, इस तरह बहुत सारी एनालिसिस हर जगह पे हो रही है कि यूजर क्या कमेंट कर रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है, क्या लिख रहा है, तो ये पूरी एक सेंटिमेंट एनालिसिस की फील्ड है, उसकी बेसिक लॉजिक हमने अभी किया। अब इस प्रोग्राम को जितना एक्सपेंड करो ऑब्वियसली बहुत सारे और मेथड्स हैं, बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन अगर लॉजिक समझ में आई, स्ट्रिंग रीड की, फिर हमने उस पर स्ट्रिप किया, लोअर केस किया, थोड़ा उसको स्प्लिट करके टोकन्स में ब्रेक किया, टोकन्स में ब्रेक करने के बाद हमने उसको एक गिवन लिस्ट ऑफ कैरेक्टर से मैच किया, जो आपकी ईमेल एड्रेसेस हैं, शुरू में तो ट्विटर बाद में आया था, 9/11 के बाद हमारी हर ईमेल एड्रेस इस तरह से मॉनिटर होती है, ठीक है, 9/11 के बाद
उसमें फिर आपकी ईमेल एड्रेस उसमें रीड किया जाता था कि उसमें वर्ड्स फॉर एग्जांपल बॉम्ब, गन्स, ट्रांसपोर्ट, टेरर, तालिबान, इस तरह के लफ्ज तो नहीं है। तो वहां से वो डिटेक्ट करते थे कि आपकी हर ईमेल में क्या जा रहा है। यही चीज अभी ट्विटर पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है, आपके कमेंट्स पे हो रही है, लिंक्डइन पे, जहां पे आप रिव्यू लिख रहे हो, हर जगह पे डिटेक्ट हो रहा है कि आपने क्या फीडबैक दिया हुआ है, कहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं किए हुए, आपने वर्ड तालिबान कितनी दफा अपनी पोस्टों में यूज किया हुआ है। ठीक है, दैट्स मेजर थिंग। तो सेंटिमेंट एनालिसिस, इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड, स्पेशली नाउ इन पाकिस्तान। फायरवॉल जब से लगी है, तो फायरवॉल का मकसद ये है कि वो हर ट्वीट पहले चेक होती है, वो इस तरीके से, अगेन यही कोड नहीं है, बट इस तरह का बहुत एडवांस वर्जन ऑफ कोड है जो कि हजारों की ट्वीट्स को मल्टीपल पढ़ के आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां पे क्या जा रहा है। तो दिस इज अ होल प्रोजेक्ट। आगे अगर एफवाईपी पे कोई कंटिन्यू करेगा तो इस तरह के बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स भी हम बना सकते हैं। रिव्यू रीड करने का, सेंटिमेंट रीड करने का, आपके पास आप इजीली किसी भी, फॉर एग्जांपल दराज है, तो आप दराज पे जाके सेंटिमेंट एनालिसिस लगा सकते हो कि किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने अच्छे आते हैं, कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव आते हैं। ठीक है, उनकी एपीआई का, बहुत सारी वेबसाइट्स की एपीआई मिल जाती है हमारे पास, जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एनीवे, सो दैट कंक्लूड्स द सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच।